एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने बड़ा सुना है प्रोमोलिन, चिपकू इस तरह की जो स्प्रे होती है उससे सेब बनता है। तो इसमें कितना सच और कितना गलत है? और सबसे बड़ी बात कि लोग बोलते हैं अगर ये कर लेते हैं आप 5-6 साल बाद आपका बगीचा सूखना शुरू हो बिल्कुल। जाता है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। हुँ, जब मैं छोटा था ना जी, हुँ, तो उस टाइम जिब्रेलिक एसिड की बात होती है। बेसिकली ये जिब्रेलिक एसिड्स है। ये वो हार्मोन्स है हुँ, जो ऑलरेडी प्लांट के अंदर है, ओके, जिसको हम पीजीआर बोलते हैं। ये प्लांट हार्मोन्स ऑलरेडी प्लांट के अंदर मौजूद है। है। हुँ, ठीक है जी। ये कोई और जो पौधे की ग्रो के लिए होता है ना जी, वो यही कारण है जो पौधा ग्रो करता है। हुँ, तो ये साइड इफेक्ट कैसे हो गया जी? ये तो ऑलरेडी आपके प्लांट के अंदर है, हुँ, तो ये कैसे हार्मफुल हो गया? ये तो सोचना पड़ेगा ना। हुँ, अब मैं आपके और आपने ये क्वेश्चन उस इंसान से पूछा है जो पीजीआर के लिए लड़ा। अच्छा, पिछले वर्ष हम इसको सेंटर इंसेक्टिसाइड बोर्ड में रजिस्टर कराने में कामयाब हुए। हुँ, जब मैं नौनी गया, हमने इसकी लड़ाई लड़ी। अच्छा, और एक दौर में एक हमारी यूनिवर्सिटी के एक्स वीसी है, हाँ जी, कोविड के टाइम में उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि पीजीआर जो GA4 GA76 भी है, प्रोमेलिन और प्रलैन, हुँ, उससे बगीचों में कोविड-19 जैसी घातक बीमारियां हो सकती है, इसलिए ऐसा इसका बहुत इस्तेमाल। सारी सुना नहीं? हाँ, हाँ, जो हमारा पीजीआर था उस पर स्टेटमेंट आई थी। हुँ, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट कौन लोग दे रहे हैं। अगर मान लो मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर, तो मैं कंप्लीट डॉक्टर हो सकता है कोई? हुँ, हुँ, आंख का, कान का, नहीं, नाक का, सिर का, पैर का, बाल का, कोई सब नहीं। अलग-अलग, हाँ जी, जिन वाइस चांसलर ने ये स्टेटमेंट दी थी वो बेसिकली एक पैथोलॉजिस्ट थे, हुँ, वो फंगस के डॉक्टर थे। ओके, और वो बात काहे पे कर रहे हैं? पीजीआर पे। हुँ, और आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो वो पीजीआर था, जो उसके ऊपर मुशोबरा के अंदर रिसर्च हुई थी, वो उनके ही अंडर हुई थी। अच्छा, वो उस टाइम रिसर्च के हेड थे, हुँ, उनके ही अंडर वो रिसर्च हुई थी। हुँ, और अगर हम पीजीआर की बात करें तो शुरू में हम जिब्रेलिक सुनते थे कि इससे रस्टिंग नहीं आती है, इससे सेब लंबा होता है, सेब सेटिंग में मदद करता है। तो हुँ, छोटे थे हम, हमारे को क्या पता क्या होता है। तो जो मैंने आपको बोला कि हम जो लड़के थे, हम घूमते थे, बात करते थे, तो मेरे को बोलते थे यार कुछ इंतजाम करो यार, उसका ना एक कोई ना ब्रोमेलीन मिलता है, चिपकू उससे ना करके ज़्यादा नहीं, लोग वो चिपकू बड़े बात की बात है, अच्छा हुआ, उससे ना सेब लंबा होता है, हुँ, इतना लंबा बनता है। बोलो बोलो सेटिंग भी होती है। मैं कहा कैसे लाए उसको, हुँ, कैसे आएगा, हमारे देश में तो है नहीं। हुँ, बोले ऐसा करते बाहर जाते घूमने, वापसी में लाएंगे। हुँ, मगर वो बातें ही बातें होती थी, बच्चों वाली बातें। हाँ जी, हाँ जी, तो क्या हुआ जी, एक दिन मैंने एक एड देखी फेसबुक पे, हुँ, 2011 में, जब मेरी फेसबुक आईडी, या 12 में देखी, 12 में, सॉरी 12 में। हाँ जी, एक ऐसा बॉक्स था, उसके ऊपर परलान लिखा था, किसी ने पोस्ट किया था, शेयर किया था वो। हुँ, तो मैंने उसको जूम करके देखा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तब तक फोन तो एंड्रॉयड आ गया था, मैंने उसके ऊपर लिख लिया। तो जब उसके बारे में पढ़ा तो वो मतलब प्रोमोलिन का भाई था, मतलब ओके, अलग अलग कंपनी का, हाँ, हाँ, सेम मॉलिक्यूल, मतलब सेम सेम कंपोजिशन थी। फैमिली से, हाँ, हाँ, तो जो वो आदमी था उसको मैंने मैसेज शुरू कर दिया। हुँ, मैं कहा सर आपने कहाँ से लाया, मुझे भी दीजिए, जितना भी पैसा लगता है मैं देना। उन्होंने मुझे कोई भी आंसर नहीं दिया। ओके, मगर बाद में उनका एक आंसर आया कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जो करियाने की या भैया की दुकान पे मिलती है। हुँ, फिर मैंने उनको मैसेज पे रिप्लाई दिया और मैं कहा सर, बम सुना आपने, बम वो भी बाहर चाहता है और यहाँ फाड़ देते हैं, वो भी आता है। हाँ जी, ड्रग्स आ जाती है देश के अंदर, हुँ, तो ये तो एक दवाई है। हुँ, हो सकता है किसी ने कोशिश नहीं की होगी। हुँ, मैं कहा आ जाएगी। तो मेरा एक दोस्त है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता था, ओके, तो अब मैंने तो चैलेंज ले लिया कि भाई ऐसी क्या चीज़ है जो आएगी नहीं। हुँ, तो मैंने जब अपने घोड़े दौड़ाए तो उसमें एक घोड़ा मेरा दोस्त मिल गया। बोलो ये क्या है, मैं कहा पता नहीं क्या है, दवाई है। बोलो क्या करना है, मैं कहा इसके साथ फोटो खींचना है। अच्छा, बोलो फोटो खींचना है।
मैं कहा जितनी मर्जी कीमत लगे इसकी आने की ना, मैं पे करने को तैयार, बस इसको एक बोतल लानी, फोटो खींचना है। उस टाइम ये भी नहीं था फिर के स्प्रे करनी है, फोटो खींचना है। बोलो मैं कोशिश करता हूँ। तो 2012 में हम 2 गैलन इंपोर्ट करने में कामयाब हो गए भारत में आने। ओके। उन्होंने भी लाया होगा, हो सकता है बहुत सारे और लोगों ने भी लाया होगा, मगर लोग नॉलेज शेयर नहीं करते थे, एक्सचेंज नहीं करना चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि दूसरा भी जागे। वो तो उनकी मनोपली मैंने तोड़ी ना आके कि नॉलेज एक्सचेंज है, घर तक कैसे हम जानकारियां पहुंचे। तो जो प्रोमेलिन या परलान जो भी GA4 GA76 भी था, वो वहां से लोगों तक आया। फिर जब मेरे पास आया तो मैंने उसके ट्रायल शुरू कर दी। 100 ml से लेकर 1 लीटर तक हर पौधे में मैंने ट्रायल अपने भी यहाँ पर जैसे आप जो अभी बोल रहे हैं ना कि नॉलेज शेयर नहीं करते थे, तो मुझे अच्छे से ख्याल है बहुत बार ऐसा होता था, हम सुनते थे ऐसी बातें कि जी उसने प्रोमोलिन किया है, प्रोमोलोंग किया है, पर वो बताते नहीं किससे सेब बड़ा हो रहा है। हाँ, कोई बताता नहीं नहीं था, बताते थे, शेयर नहीं करते थे नहीं कोई करते। भी। तो वही चीज हमने तोड़ी। तो जैसे ही मैंने वो गैलन जब लाया ना जी, मैं आप हैरान होने, इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं अपने घर से गाड़ी लेके सीधा चंडीगढ़ पहुंच गया। अच्छा। फोटो खींचने। मैंने फोटो खींचा और डाला। ओके। और उसी सेम आदमी का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनका वापस मुझे मैसेज आता है, कहाँ से लाया, अच्छा, कैसे लाया। तो मैं कहा जी हमने ले आया। तो ठीक है, अब अपने तक रखना, लोगों तक नहीं देना। और फिर एक और चैलेंज आ गया मेरे पास कि लोगों तक नहीं देना। फिर मैंने फिर से अपने फ्रेंड को बात की, मैं कहा लोगों तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएगा मुझे नहीं पता। तो जैसे ही मैंने डाला तो आपको पता कि कजन, दोस्त, रिश्तेदार, ये लोग बढ़ते जाते कि नहीं हमने भी डालना है। तो उसके नॉलेज तो हमारे को थी। तो जो आज आप शेड्यूल या जो डोज देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा बनाया हुआ ही लगभग चल रहा है। अलग अलग उसमें क्या डालना है, अभी भी बहुत रिसर्च की बात है। फिर ये लीगल नहीं था। एक्चुअल में बात ये नहीं कि जो जिब्रेलिक एसिड है वो 100 टाइप के, GA1 GA2 जो मेनली है वो GA4 और GA7 है। अब जो GA3 पहले आपने देखा होगा कि एक डब्बी के अंदर 1 ग्राम का डालते थे लोग, उसको अल्कोहल के साथ डाइल्यूशन करते थे। तो जो फल के बीज होते हैं ना, उसके अंदर GA3 होता है, जिब्रेलिक एसिड। आपने बहुत बार ऐसा भी सुना होगा कि भाई अगर बहुत सारे बीजों को खा लेता तो आदमी मर जाता है। उसका बहुत बार सुना है। वो कारण है। जो जिब्रेलिक एसिड GA3 है उसकी वजह से मरता है। और जो ये प्लांट हार्मोन्स है, ये ऑलरेडी प्लांट के अंदर है। फिर बात आई कि हमने लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। लोगों तक के अंदर बहुत छोटी क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा लोग स्प्रे करते रहे। तो इसी बीच क्या हो गया कि जी जो डुप्लीकेट वाले थे ना जी, उनकी एंट्री होगी प्रोमेलिन में, परलान में, दोनों में। तो उन्होंने डुप्लीकेट इंट्रोड्यूस करा दिया। और डुप्लीकेट ऐसा इंट्रोड्यूस करा दिया, लोग परेशान कर दिए, बर्बाद कर दिए। तो हमने तो इंपोर्ट करना बंद कर दिया। इंपोर्ट तो कहाँ करते थे, अपने लायक गुजारे लायक ही लाते थे थोड़ा सा। तो फिर हमने एक चीज ठानी कि इसको लीगल कराना। ओके। तो जो मैंने आपको बताया भी था, लक्ष्मण दुल्टा जी, लक्ष्मण ठाकुर जिनको जानते हैं, वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य भी रहे नौनी के। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा जी इसको लीगल करवाओ। बोलो मैं भी बोर्ड में रहा, मगर मैं नहीं करा पाया ये काम। और ये जिस दिन ये लीगल होगा, एक रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं कहा अंकल अब कोशिश तो करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली जब वो लीगल हुआ, वो हमारे बीच नहीं थे। और अब तो ओपनली मिल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद हमने क्या कि एक नौनी के अंडर यहाँ मशोबरा में एक हमने वर्कशॉप कराई। अच्छा। तो 45 ईयर की PGR की रिसर्च निकाली गई, एक भी साइड इफेक्ट नहीं था। ओके। अब बात मैं आपको एक बताऊंगा कि अगर ये इतना ही हार्मफुल होता तो हेल्थ कॉन्शियस हम ज्यादा है कि अंग्रेज है? अंग्रेज। नेचुरली। एक्चुअल में सेल डिवीजन, सेल लोंगेशन, फ्रॉस्ट, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं ना, आपने शब्द कहा चिपकू। चिपकू, हाँ। ये कोटखाई से निकला शब्द है चिपकू। अच्छा। दुनिया में कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो सेब चिपकाती है।
और इससे सेब नहीं लगता है। हम्म। इससे पार्थेनोकार्पी फ्रूट बनता है, सीडलेस, बीज, बिना बीज वाला फल, जिसके अंदर ओके, सीडलेस हो, सीड नहीं हो, सीड्स नहीं होते हैं। हम्म। ये बनाता है। सिर्फ अगर हम इसको बोले कि क्या ये 100% नहीं कराता है सेटिंग, हम्म। फिर मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये सेटिंग भी कराता है। अब आप अच्छा। लोग भी कंफ्यूज होने के भी ये क्या आंसर हुआ। राइट। इसका बड़ा रीजन है कि जी ये क्या करता है, इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बनाता है। जैसे ओके। फ्रॉस्ट है ना, हाँ हाँ हाँ, फ्रॉस्ट का असर ये ऑलमोस्ट खत्म ही कर देता है, खत्म ही कर पाले का देता है। असर खत्म कर देगा, तो अच्छा। इससे चांस हो जाएंगे आपके। और ये क्या, सेटिंग में थोड़ी हेल्प हाँ हो हेल्प जाएगी। होगी। और ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन अपटेक करेगा, हम्म। जो हार्मोन मिल भी नहीं रहा ना न्यूट्रिशन, उसको भी अपटेक कराएगा। फूल का साइज, डंडी का साइज बहुत बड़ा कर देगा, हेल्दी कर देगा फ्लावर हेल्दी को। कर तो देगा, उससे क्या हो जाएगा, सेटिंग की संभावना आपकी ज्यादा हो ज्यादा जाएगी। आती हम्म। है। अब और अगर हम साइंटिफिकली या दूसरे वे में, तो ये सेटिंग नहीं करता है। ओके। सेटिंग होगी आपकी पॉलिनेशन से। हम्म। आपको पॉलिनाइजर वैरायटी लगानी पड़ेगी, हम्म। पॉलिनाइजर से पॉलिनेटर्स आपका पॉलिनेशन का काम करेंगे। हम्म। तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सेब सिर्फ पॉलिनेशन से लगते हैं, कोई भी दवाई सेब नहीं चिपकाती। सेब नहीं चिपकाती। अच्छा, एक और सवाल हमारे पास है आपके लिए कि हमने सुना है कि डिम्पल पांचटा जी जो है वो लोगों को कल में जो है वो फ्री में देते हैं, सही है ये? मैडम 99% ये बात सच है। हम्म। अब 1% का जो चांस है वो क्यों है, जब स्टार्टिंग फेज था हमारा, तो जब हम जीरो से उठे, हाँ जी। तो मेरे अंदर पहले से ये भावना थी कि लोगों के लिए कुछ करना, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। हमने तो कर दिया। हाँ जी। यूथ नौकरी की ओर भाग रहा था। हम्म। उस टाइम मेरे को भी ज़बरदस्ती भेजते थे, ये पुलिस की भर्ती दे, आर्मी की देने जाता था। हम्म। मगर वो शौक और दिल तो बागवानी में था, अच्छा बागवान बनना था। तो मैंने कहा क्यों ना समाज के लिए भी एफर्ट्स किए जाए। तो हमने तो पहले से ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एक मैंने आपको बोला, एक आंख से कलम तैयार करनी, फिर बांटनी, चलो पहले नज़दीकी लोगों को जाती थी, फिर दूर। तो इसी बीच क्या हुआ जी, हम्म। एक कोटखाई के हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो मैं नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा फ्री की चीज़ की ना कोई कदर नहीं करता, हम्म। तू चाहे जो मर्जी कर ले, तेरे से लोग नहीं लेंगे। अभी तो लोकल में ले रहे ना, जो नज़दीकी है, हाँ जी। बाहर वाला नहीं लेगा। मैं कहा जी क्यों, ना तेरा नाम है, हम्म। पॉपुलर होना पड़ता है उसके लिए, और अगर पैसे देंगे ना उसकी कदर होगी। मैं कहा अंकल ऐसा नहीं होता है, मैं कहा हम दिखाएंगे आपको। तो उसका जीता जागता प्रमाण क्या था जी, मेरे एक मामू हैं, हम्म। वो हर साल मेरे पास कलमे लेने आते थे। तो उसी साल मैंने उनसे पूछ लिया, वो माइंड में तो थी वो बात। हाँ जी। मैं कहा मामा जी आपको कलमे नहीं मिलेगी। हम्म। बोलो क्यों। मैं कहा जी आप हर साल ले जाते हैं, लगाते कहाँ, इतनी तो जमीन ही नहीं है आपके पास, अच्छा। इतनी तो मैं भी नहीं लगाता जितने आप ले जाते। हम्म। तो लगी है बोलो खेतों में, मतलब फिर मैं हैरान हो गया। मैं कहा सच में ये तो केयरलेस है, लोग कदर ही नहीं कर रहे। इतनी मेहनत से हमने तैयार किया और कहीं भी लगाई है, और उसको रख नहीं रहे, आगे नहीं दे रहे जो हम चाह रहे थे। फिर मुझे लगा कि मैं कहा ठीक बोलते थे वो, कि फ्री की चीज़ की कदर नहीं। अच्छा, जब आप फ्री देते हैं तो आपके माइंड में क्या थॉट था, क्यों आप लोगों को फ्री देते थे? एक्चुअली में हम ये चाहते थे कि सब लोगों के पास नई वैरायटीज जाए, ओके। रॉयल को छोड़ के, क्योंकि अर्ली चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि सब लोग जागृत हो समाज के अंदर, सिर्फ एक हमारे पास ना रहे, सबके पास रहे। अगर सत्यानंद स्टोक्स, सैमुअल स्टोक्स बाद में जब उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया, हमारे सनातन धर्म के अंदर इंस्पायर हुए, हाँ जी। तब वो सत्यानंद स्टोक्स बने। तो अगर उन्होंने भी यही सोचा होता कि सिर्फ मेरे पास रहेगा सेब, पूरे कोटगढ़ में नहीं दूंगा, पूरी इंडस्ट्री में नहीं दूंगा, ऐसा पॉसिबल था तो आज इंडस्ट्री नहीं होती, नहीं होती। इकोनॉमी में उन्हें तो आप और हम नहीं होते यहाँ बैठे हुए। बिल्कुल। हमारा पता, हम तो ये भी बोलते हैं कि अगर ये नहीं होता तो पता नहीं हम कहाँ होते, क्या जिंदगी होती, हम मजदूर होने थे, राइट। प्लान होना था। जो स्थितियाँ यहाँ की थी, यहाँ इतनी हार्ड होती ना, रोड्स हाँ, थे। सेब ने बहुत कुछ दिया है। हाँ सब कुछ सेब ने दिया, शुरुआत इसने की। बिल्कुल। बाकी हो सकता है कि एक टाइम हम पोटैटो किंग थे, आज हम सेब के आलू खत्म हो गया हमारा। तो जो थॉट था कि लोगों तक
पहुंचे। और मुझे ये पता था कि जब हम खुद गरीबी से निकले ना, हमें पता कि एक एक पैसे की क्या कीमत है, लोगों के पास पैसा नहीं होता था। राइट। अगर आप पे हर चीज़ में करेंगे तो फ्री का थॉट था। हम्म। मैंने आपको बताया कि 99% हम फ्री में देते हैं, 1% फ्री में नहीं देते। उसका एक रीज़न रहा, जब मेरे शुरुआती दौर था तो आप फेथ करने के लिए लोगों के बीच आपके पास दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। या तो आप उसको पेड कर दीजिए, या फिर आपका नाम और ऑरा इतना बड़ा हो जाए कि इतना अंधा विश्वास आप पे करे, जो आप देंगे अच्छी चीज़ देंगे। तो उस टाइम नाम तो था नहीं, तो किसी ने मुझे बोला कि फ्री की चीज़ की कदर नहीं होती। और जब हमने खुद देखा अपने जीवन में कि सच में लोग कदर नहीं करते, फेंक देनी, किसी ने लगा देनी, फिर भूल जाना, हर साल कलमों के लिए आना, वो बर्डन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पड़ने लगा। तो फिर मेरे जो एक मामू थे, तो वो हर बार कलम के लिए आते थे। तो मैं बोलता था कि मैं कहा मामा जी आपको इतनी कलमें देते हैं तो अब तो आपके पास कलमें, आप क्यों आते हैं रोज़ रोज़? नहीं, मेरी मर्जी, हमारे को कलमे चाहिए। तो मुझे उस दिन याद आया कि मैं कहा सच में लोग कदर नहीं करते हैं फ्री की चीज़ की भी, और ऐसा सोचते कि फालतू में मिल जाए, हमने इतनी मेहनत से तैयार की। तो मैंने मामा जी को बोल दिया, मैं कहा मामा जी आपको कलमे नहीं मिलेगी, पैसे की मिलेगी। अच्छा। अपने मामे से पैसे लेगा? मैं कहा जी बिल्कुल लूँगा। और उन्होंने गुस्से गुस्से में मुझे पैसे दे दिए और खुद चले गए। तो उसके बाद उनका, वो तो बाद में पता लगा कि उनका बेटा जब आया उनको मैंने पैसे वापस दिए, कि मैं कहा पापा को नहीं बोलना। तो जब अगली साल में गया तो मैंने मामा जी से पूछा, मैं कहा ये काय का पौधा है? बेटा ये सुपर चीफ का है, ये स्कारलेट का है, ये। तो उनको जुबानी याद। मैं कहा सच्ची बात बोली उन्होंने। फिर हमने क्या किया कि मैं कहा सच में ही अगर लोगों के बीच जाना है तो पेड भी ज़रूरी है। मगर पेड के पीछे की वजह कुछ और थी, सर्विस तो करनी थी। हाँ जी। तो उस टाइम के जो रेट थे वो 200 रुपये से लेकर 500 रुपये की स्टिक आती थी। तो जिसको हमने लगभग 50 रुपये से लेकर 100 रुपये रेट खोल दी। उससे क्या हो गया, जो कलम के अंदर का जो बिजनेस था वो कहीं ना कहीं नीचे कम आ हो गया, गया। कम हो गया, रेट्स बड़े कम हो गए। तो जैसे ही दूसरों ने उसको 100 पर लेके आए और हम और नीचे आके हमने फ्री कर दी। सिर्फ ये 1-2 साल का रहा, उसके बाद पॉपुलैरिटी होगी, फिर लोग जानने लग लोग गए। जानने लग गए। तो जानने लगे, उसके बाद हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसमें भी हमने क्या किया कि जिनको हमने पेड किया, कि अगर 100 लोग आते थे तो सिर्फ 5 लोगों से पैसे लिए जाते थे, और वो पैसे भी बहुत कम होते थे। वो भी वो लोग थे जो बिजनेस के लिए ले रहे थे, जिन्होंने नर्सरी तैयार करनी है, क्योंकि वो बल्क में ले जाते थे। और जो ऐसे आते थे उनको हम फ्री में देते थे। तो उसके बाद हमने सोचा कि भाई, मैं कहा क्यों ना इसको मैं और अच्छे तरीके से करूं। तो अब रेगुलरली हर साल मैं करता हूं। और मुझे ये लगता है कि अगर एवरेजन मेरी कलमों की कॉस्टिंग निकालेंगे तो 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की कलमें शायद मैं फ्री में बांटता हूँ ना। ओके। तो इसके पीछे तो कितनी मेहनत भी होती होगी, तो फ्री में सब कुछ इतनी मुझे ये लगता है कि जी कम से दिहाड़ी कम सब कुछ। इसमें 25 से 30 हज़ार रुपए की तो दिहाड़ी दिहाड़ी लगती होगी, कलमे काट के बंडली। और आप सोचिए रात को 12 बजे तक मैं, कई बार मेरा परिवार, पूरा परिवार, और मेरे जो वर्कर थे उनको मैं एक्स्ट्रा पे करता था। रात को 12-12 बजे तक छोटी छोटी बंडलिंग करके, टैगिंग करके उसके बंडल बनाने, और अगले 2-3 दिन तक हम डिस्ट्रीब्यूट करते। तो इस क्या साल सोच क्या है आपकी इसके पीछे? सोच है लोगों, एक्चुअल में ना जी, ये बातें वो समझता है ना जो लोगों के पास गया है, लोगों के बीच गया है। कोई ऐसा इलाका या घर नहीं होगा जहां मैं नहीं पहुंचा हूं। लोग बहुत गरीब है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको पता है कि ऐसे भी लोग आते हैं जिनके पास बस का किराया नहीं होता है। ऑन कैमरा वैसे बोलनी नहीं चाहिए बातें, पता नहीं कितने ऐसे लोग हो गए जिनको किराया भी हमने अपने जेब से दिया है। वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत गरीबी है लोगों के बीच। सब लोग पैसे वाले नहीं है। आप कभी मंडी करसोग साइड जाइए, उत्तराखंड के उन इंटीरियर्स में जाइए जिनके पास नहीं है पैसा। हम सिर्फ यहाँ जुब्बल कोटखाई रोडू चौपाल यहाँ की बात ना करें, बहुत गरीबी है। उस तक कैसे वो टेक्नोलॉजी पहुंचेगी? बाकी ऐसा है, मेरा बड़ा छोटा सा परिवार है, माँ बाप है, मैं हूँ, वाइफ और मेरी बेटी है। तो मुझे ये लगता है कि मेरी बेटी की लाइफ काफ़ी है। एक सीमा होती होगी, बिल्कुल। लालच तो वो चीज़ है, वो तो कभी एम्बिशन तो ऐसी है कि कभी अंबानी खत्म भी नहीं ये होती। सोच रहा है कि मेरे पास अभी भी कम है। तो हम्म। हम भी तो ऐसे ही हो गए, 100 रुपये आएंगे तो सोचे कि 200 चाहिए, 200 चाहिए, 2 लाख चाहिए, 2 करोड़ चाहिए। वो लालच तो कभी ख़त्म नहीं होगा। मगर आप इंडस्ट्री को क्या देते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरी बड़ी
बात है कि जो सब कुछ आज मेरे पास भी है ना जी, वो कहीं ना कहीं लोगों का है ना, वो मेरा अपना भी तो नहीं है ना, हम्म, उसके पीछे लोगों की दुआएं भी तो है। बिल्कुल। अगर वेल विशर मेरे नहीं होते, अगर मैं आज पॉपुलर हूँ, मैं पॉपुलर किसकी वजह से हूँ? लोगों की वजह से। हम्म, अगर मैं उन्हीं लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं क्यों ना करूँ? अगर आपकी वजह से किसी का परिवार खुश हो रहा है, किसी के खुशियां आ रही है, और एक चीज बताइए मुझे आप भी, हम्म, लोगों ने करना क्या है पैसे का? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? परिवार, परिवार। बच्चे पढ़ाने हैं, हम्म, हेल्थ सुधारनी है, तो पैसा तो इसीलिए कमा रहा है इंसान। बिल्कुल। मेजोरिटी ऑफ पीपल तो इसीलिए कमा रहा है। मतलब नीड तो यही है, नीड ही है, सबसे बेसिक इम्पोर्टेंट नीड तो यही है। बेसिक नीड तो यही तो है। आप सोचो कि अगर आप ये काम कर रहे हैं, किसी को कलम से हेल्प कर रहे हैं, किसी को जानकारी दे के हेल्प, तो आप उसका परिवार चलाने में मदद कर रहे हैं। हम्म, तो कितनी वेल विशेस निकलती होनी मेरे लिए। राइट। बस इसके पीछे का यही मकसद है ज़्यादा। हाँ जी। अच्छा, आप जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रहे हैं नॉन यूनिवर्सिटी के, और आई थिंक आपका आज लास्ट डे है। यस आज देखिए क्या समय है कि आज हमारा लास्ट दिन है। हम्म, आज रात 12 बजे के बाद हम नहीं होंगे। जी। तो 2 साल का हमारा कार्यकाल था। तो कैसा कैसा बीता वो? तो फ्रेंकली मैं बताऊं, ये ऐसा पड़ाव था मेरी लाइफ का, हम्म, ऐसा मोमेंट था कि जो दोबारा नहीं आएगा। हम्म, और मुझे ये लगता है कि एक किसान होने के नाते हर आदमी की एक इच्छा होती होगी कि ऐसी ऑनरेबली चेयर पे बैठे जहाँ पर आप समाज के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम करें, हम्म, जहाँ पर आप किन लोगों के साथ बैठ रहे, नीति आयोग के लोग से लेकर वाइस चांसलर से लेकर आईएएस लेवल के अधिकारी, जो फाइनेंस से लेकर सब चीज़ें देखते, उनके बीच बैठ के आप वहाँ पर नीति निर्धारण कर रहे हैं, भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम्म, चाहे हमारे बच्चों के लिए, चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे टीचर्स है, कोई नए कोर्सेज है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात हो रही है, तो हमारे प्रदेश में तो है नहीं। हाँ जी। तो जब मैंने वीसी सर को बोला, मैं कहा सर क्या हम नौनी के अंदर इसको कर सकते हैं? उस दिशा में अब काम हो रहा है कि हम नौनी के अंदर उस काम को करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बगैर क्या होगा? टेक्नोलॉजी का ज़माना है। राइट। अभी पीछे हमने ड्रोन की स्प्रे का ट्रायल भी किया था मेरे आउटसाइड में। अच्छा। तो अगर वो ड्रोन चलाना नहीं आएगा हम्म, तो कैसे होगा? हो तो पाएगा। उसकी एक्चुअल में जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम है जी, वो स्किल लेबर की है। हम्म, हमारे पास लेबर ही स्किल्ड नहीं है। कलम करने वाले से कलम नहीं आती करनी, प्रूनर से प्रूनिंग नहीं आती करनी, जो दूसरी कंट्रीज में वहाँ स्किल्ड लेबर है। तो प्रॉपर इसकी पढ़ाई की जाती हाँ, है उसके बाद। ऑब्वियसली। और बड़ी, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, मेरे अपने जीवन में सिर्फ एक शख्स ऐसे रहे हैं, नरेंद्र बरागटा जी, हम्म, जिन्होंने पूछ के मेरे से मिलके बात की इन चीज़ों पर कि बेटा क्या चाहिए, आने वाले समय के लिए क्या चाहिए आप लोगों को। तो हमने टेक्नोलॉजी की बात की। तो मेरी वो सोच थी कि मैंने ये बोला कि मैं कहा अंकल, हमें हर ब्लॉक में एक हॉर्टिकल्चर का एक स्कूल चाहिए। वो ज़रूरी नहीं कि वो सरकारी हो, हम्म, प्राइवेट हो, और सबसे ज़रूरी है कि हमारी लेबर को स्किल्ड किया जाए। राइट। अगर हमारी लेबर स्किल्ड होगी तो हमारी प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों में इम्पैक्ट पड़ेगा। और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था इस चीज़ को। और उन्होंने ये भी बताया था मुझे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है उसमें इसका प्रावधान है हम्म, कि उसके अंदर इसको हम ले कर सकते सकते हैं। हैं। तो अनफॉर्चुनेटली कोविड आया, हम्म, वो हम उसको आगे नहीं ले पाए। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद उनकी डेथ होगी, तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई। खत्म हो गई। अच्छा, ये जो यूनिवर्सल कार्टन आ रहा है अभी, जो ये पेटियाँ चेंज हो रही है, इससे लोग बड़े परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा है लोगों को 20 किलो का क्या चल रहा है, 26 किलो क्या है, ये किसानों के लिए सही होगा, रेट सही मिलेंगे, समझ नहीं आ रहा है क्या है ये। अ, अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं तो इससे पहले एक हाई पावर कमेटी का गठन हुआ था पिछली सरकार में। हाँ जी। उसका भी मैं मेंबर रहा हूँ। तो हमने ये जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, अदानी, जो भी सेब खरीदते हैं प्राइवेट में, उनके सबके वहाँ हमने विजिट किया था और हाँ जी। उनकी रिपोर्टिंग करी थी। अच्छा। तो हमने जो रिपोर्टिंग करी थी उसमें हमने बहुत सारी खामियां भी पाई। और जो हमने रिटर्न में, या जो कमेटी हमारी बनी थी वो वीसी सर की अध्यक्षता में, वो हमने उनको सबमिट भी कराई। हम्म, तो हम देखते थे कि मार्केटिंग का ट्रेंड क्या है।
वो लोग बड़ी छोटी बॉक्स में सेब को बेचते थे। मुझे याद है कि भट्टा जी भी पहले आदमी थे जिन्होंने इस बारे में सोचा था, कुछ बॉक्सेस बनाए ट्रायल बेस पे, मगर वो सिरे नहीं चढ़ पाया। उसका बड़ा रीज़न था कि भाई हमारे पास जो क्वालिटी के पैरामीटर है वो बहुत ही लो है, हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। जो यूनिवर्सल या काटन की लिए चाहिए वो क्वालिटी फ्रूट चाहिए। जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी। आज के समय में जब सरकार ने डिसीजन ले लिया, मुझे ये लगता है कि कोई भी सरकार कोई रिफॉर्म्स लाती है ना जी, हमें उसका समर्थन करना चाहिए। याद होगा आपने पीछे किसान 3 फार्म लॉ लाए थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसका भी समर्थक था। अच्छा जी। मैं ये मानता था कि अगर रिफॉर्म्स नहीं आएंगे ना जी, तो चेंज कैसे आएगा? अगर आप उसी विधि से चलते रहेंगे ना, तो वही वाली बात है कि सेब पैदा मध्य एशिया में हुआ और बाद में यूरोप से आज हम वापस ला रहे हैं। अच्छा, चेंज तो चलो जैसे आपने बताया बड़ा ज़रूरी है, जरूरी है, और ये जो कार्टन चेंज हो रहा है ये भी ज़रूरी है, चलो आप बिल्कुल बोल रहे हैं जो। जरूरी है। पर मेरे को एक बात ये थोड़ी सी अलग लग रही है कि लोगों के पास, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पुराने कार्टन पड़े हुए हैं और वो इतने भरमार है उसकी कि वो उसका क्या करेंगे। अभी मैं जो देख रहा हूँ जी, मेरे पास भी कोई 300 के करीब बॉक्स पड़े थे, मगर वो एडजस्ट हो गए, हमने पीयर में भी भरे। ऐसा नहीं है 1 साल में दिक्कत आएगी, और लोग धीरे धीरे उसको शिफ्ट कर रहे हैं। मगर हैरानी की बात पता कब होती है जी, कि जब इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है। जितने भी इसकी मीटिंग्स हुई सब में तो नहीं, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 4 से 5 मीटिंग्स में मैं भी गया था। तो जो मैं वहाँ सेक्रेटरीट के अंदर देख रहा था, जो साइज का पैरामीटर था वो फॉलो नहीं हो रहा है। जो बॉक्स इन्होंने बनाया, अच्छा बनाया गलत बनाया से मुझे नहीं पता, मगर अभी भी हम देख रहे हैं कि उसी बॉक्स के अंदर जिसमें 20 किलो की पैकिंग की बात हो रही थी, मैं अभी 2 दिन पहले मैंने पियर तोड़ी है, 29 केजी तक माल उसके अंदर जा रहा है। जो वो तो पुरानी पेटी में भी उतना ही जा रहा था, उतना ही जा रहा था। सिर्फ 240 और सेपरेटर में जो एक्स्ट्रा लेयरिंग थी वो हट गई, बाकी सेम है। तो मुझे लगा नहीं कि इतना ज़्यादा कुछ इससे हुआ है। और दूसरी बड़ी बात है कि उस टाइम सरकार ने ये भी बोला था कि हम जो किराया है वो बाय वेट पर किलोमीटर निर्धारित करेंगे, जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं हो पाया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, हैरानी की बात होती है कई बार, वो है कार्टन के रेट को लेकर। पीछे हमने देखा कि कितना हाहाकार मचता था जीएसटी को लेके। हाँ जी। इस बार पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी 18 से लेकर 12% पे लिया। और अगर आप काटन की बात करें तो आज भी 70 रुपये की पेटी मिल रही है, जबकि जो पिछली साल का काटन था उसमें 6 प्लाई लगती थी और इसमें 5 प्लाई का आई है। रेट तो घटे ही नहीं। रेट तो घटे ही नहीं। दूसरा, पैकिंग का खर्चा वही है, किराए का वही है। दूसरी और बात है जो लोग भूल रहे हैं, पीछे सरकार ने किलो के हिसाब से बिक्री पे बात, आज तो सेब बिक ही नहीं रहा किलो पे। किलो के हिसाब से तो उस टाइम पिछली भी नहीं साल बिका। उस साल भी नहीं बिका, चलो कहीं जगह बिका, चलो सख्ती से थोड़ी लागू, बहुत स्टार्टिंग में ठीक है थोड़ा जी, सा रहा। मगर नहीं हो पाया। आज तो वो किलो की बात ही नहीं हो रही है जी। अब लोग बोल रहे हैं कि अब तो फिक्स है। अरे फिक्स कहाँ है? फिक्स तो तब होता है रेट अगर 20 किलो माल ही जाता, इसमें तो 29 किलो से लेकर 20 किलो तक माल आ रहा है, तो आप कैसे करेंगे इसको? तो अभी प्रॉब्लम है। मगर अब हम तो ये मानते हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट के लिए सिर्फ किसान ही बच गया। अब तो हमारे को ये करना पड़ेगा, यूनिवर्सल आ गया तो इसको लागू कराओ, ढंग से लागू कराओ, और हमारे को भी सपोर्ट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, कोई और ऑप्शन है नहीं ना। इस साल चलो प्रॉब्लम आएगी, मगर प्रॉब्लम तो बहुत आएगी वैसे ना जी। अभी तो ढंग से सीजन चला भी नहीं है, लेट है सीजन। हाँ जी। और लो हाइट्स में फसल कम है। आगे अभी देखना पड़ेगा कि जब पूरी स्विंग में आएगा ना, तब क्या स्थिति होगी। इसमें जो हमने तो बहुत सारी ऐसी कमियां हो सकता है आने वाले समय में ठीक हो जाए, मगर हम तो अच्छे की उम्मीद करेंगे, मगर दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ेगा। और फार्मर के लिए बड़ा एक चैलेंजिंग होगा अब कि आपको अब क्वालिटी पैरामीटर पे खरा उतरना पड़ेगा, आपको प्रोड्यूस ही क्वालिटी करनी चाहिए। मगर कई बार हैरानी भी होती है जी कि कोई भी सरकार होती है, मैं इस सरकार की नहीं, उससे पहली सरकार की, कोई भी सरकार है, वो हर चीज़ ना जी लोगों पर थोपती है। याद होगा जब लक्कड़ की कार्टन से हमने शिफ्ट किया था ना, उस टाइम भी विरोध हुआ था, बहुत सारी बातें सुनते हम सोच, मगर उनको ये पता नहीं कि उस टाइम राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने बड़ा लंबा टाइम दिया था, दोनों ने इकट्ठा चलाया, लक्कड़ भी चलाया, गत्ता भी चलाया। तो जैसे जैसे लोगों को पता लगा कि नहीं हमारे को शिफ्ट करना पड़ेगा, ये इजी है उसमें बनाने का, लक्कड़ का, और ये रेडीमेड है,
तो वो शिफ्ट हुए। और यहाँ भी मुझे ये लगता है कि धीरे धीरे करके सरकार को थोड़ा मौका देना चाहिए था। देना चाहिए था। सरकार को काम करना चाहिए था कि क्वालिटी कैसे सुधार करे। आपने देखा होगा सरकार ने एक भी कैंप किया अपने बिहार पर लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, क्योंकि पंचायत लोग लेवल तो पे किया अवेयर ही नहीं है, इतनी सारा उनके नहीं पास है? ऑलरेडी माल पड़ा नहीं है हुआ है, कि कैसे तो आप वो क्वालिटी पे वेस्ट चला गया। आपने ये भी देखा होगा कि कितने कैंप सरकार ने अपने माध्यम से लगवाए कि आप क्वालिटी में कैसे सुधार करेंगे। बिल्कुल। नहीं करा ना जी, आप सिर्फ थोप रहे हैं। इसमें तो बड़ी क्लियर सी बात है, सरकार ने पैसा कमा लिया, टैक्स बढ़ गया ना जी, पेटियां बढ़ गई, पेटियां बढ़ गई तो कमाई बढ़ गई। आड़ती पैसा कमाएगा, खरीदार पैसा कमाएगा, सब पैसा कमाए। अभी तो खैर अच्छे रेट मिल रहे हैं। इसका रीजन ये है कि क्रॉप भी बहुत कम है इस बार। हाँ जी। तो आने वाले समय में देखेंगे कि भाई सीजन में क्या चीजें होती हैं। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये स्प्रे का रहता है, इतनी स्प्रेज करनी पड़ती है सेब को बचाने के लिए, बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि लोग महंगी स्प्रे जो होती है वो पहले से स्टार्ट कर लेते हैं करना। तो क्या क्या है इसके पीछे? मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सेम आप भी सही अपनी जगह, आपने महंगे से जोड़ा, महंगा सस्ता, लोग जोड़ते हैं हल्की हैवी, अच्छी बुरी, ऐसी चीजों से जोड़ते हैं दवाइयों को, होता है ना जी। हाँ जी, हाँ जी। ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है ये बातें। एक्चुअल में होता क्या है ना जी, सेब के अंदर जो प्रॉब्लम है ना जी, उसका एक इलाज होता है। जो जब हम पेड़ ग्रो करता है, पत्तियाँ आती है ना जी, उसके कुछ डिजीज होते हैं। मैक्सिमम जो ज़्यादा स्प्रेज हम करते हैं वो करते हैं हम फंगस को मारने के लिए। दूसरी जो हम स्प्रे करते हैं वो करते हैं हम बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरियल हाँ इन्फेक्शन जी, हाँ आता जी। है। तो जो फंगस है, फंगस में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे को ज़्यादा डैमेज करती है। एक पाउडरी मिल्ड्यू, दूसरा स्कैब, तीसरा अल्टरनेरिया, मार्सोनिना, प्री मेच्योर लीफ फॉल होता है हमारे। तो ये जो डिजीज है इसके लिए हम फंगेसाइड्स की स्प्रे करते हैं। अब जो मार्केट में है वो लगभग, अगर साधारण भाषा में बोलूं तो 3 तरह की फंगेसाइड्स मिलती है हमारे को। एक मिलती है कॉन्टैक्ट, एक मिलती है सिस्टमिक, तीसरी मिलती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब नया वो आया क्योंकि 11th जनरेशन में चलेगी ये दवाइयाँ। हाँ जी। तो ये सारी फंगस को किल करने के लिए लगभग बनाई गई है। तो जब हम स्प्रे करते हैं वहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि लोगों को ना ज्ञान नहीं होता है। लोग तैयारी कब करते हैं बीमारी को कंट्रोल करने के लिए? जब आपके फ्रूट सेट हो जाता है तब मशीन लेके चलते हैं लोग। एक्चुअल में जो सही तरीका लोगों को पता नहीं होगा तो वो डिजीज कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे अच्छा तरीका होता है पोस्ट हार्वेस्ट में, जब आपके सेब तोड़ दिए उसके बाद जब सारी पत्तियां झड़ गई आपकी, हाँ जी। वहां आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। जो डिजीज है, देखो 2 चीजें होती है, एक इंसेक्ट और पेस्ट होता है, कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं हमारे, दूसरा फंगस और बैक्टीरियल हो गया। तो कुछ जो कीड़े हैं वो क्या करेंगे, वो अपनी एग-लेइंग करेंगे अगली जनरेशन के लिए। तो एग-लेइंग कहाँ करेंगे? वो एग-लेइंग करेंगे रफ सरफेस पे, मतलब कोई दरारें है, कोई जहाँ मिल रहा है उनको एग-लेइंग करने का, उसकी मदर वहाँ एग-लेइंग करेगी। तो जो कीड़ों की बात करें उसमें जो ज्यादातर हमारे को वुलिया एफिड होता है, सेंजोस्केल हो गया हमारा, माइट होगी, ये 3-4 ये है जो ज्यादा हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और दूसरी आ गई फंगस वगैरह, वो पत्तों पे लगती है। तो जब इस लीव्स पे लगेगी वो ड्रॉप होगा ना जी अल्टीमेट। तो वो रहेगी कहाँ वो फंगस? नीचे रहेगी, चली जाएगी, मतलब सॉइल के पास रहेगी, घास के अंदर रहेगी या उन पत्तियों के ढेर के अंदर रहेगी। अगली बार क्या होगा, जैसे ही आपका ह्यूमिडिटी कंडीशन मिली उसको लगभग मई जून में, वैसे ही वो उठेगी और फिर से ऊपर लग जाएगी। तो सबसे आसान तरीका क्या है, उसको नीचे ही कंट्रोल कर दो। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपके जितनी पत्तियां झड़ती है उसको सबको कलेक्ट करो, इवन जो छिटियां आती है पिट्स बना के, गड्ढा बना के उसको डिकम्पोस्ट कर लो, उसकी खाद बना लो। खाद के लिए आप वेस्ट डिकम्पोजर या आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया डाल दो ऊपर से तो उसको गला देगा, हाईली नाइट्रोजन किल करती है फंगस को, और जो वुड है उसको भी गला देगी वो, और उसकी खाद बन जाएगी।
कंपोस्ट बन जाएगी, उसके बाद उसको रिसाइकल करके आप यूज कर सकते हैं खाद के रूप में। तो जब आपने वो पत्तियां कलेक्ट कर दी तो लगभग आपके 90% बीमारी तो आपने खत्म कर दी पहली साल में। पहली साल में। और नीचे तो आसान होता है मैनेज करना, हाँ ऊपर जी, टफ होता है। ऊपर मुश्किल। अगर आप बाद में कंट्रोल करना चाहिए तो कंट्रोल नहीं नहीं होगी। होगी। उसमें फार्मर को ये देखना पड़ता है कि आपकी हिस्ट्री क्या है पिछली, माइट की हिस्ट्री आपकी, पतझड़ की हिस्ट्री है आपकी, तो आपको ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा विंटर में। तो विंटर में आपको सारा कलेक्ट करके उसको कंपोस्ट करना है ताकि आपके बीमारियां अगली बार कम आए। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि जिस दिन बगीचे में पत्ती आनी शुरू होती है उस दिन से लेकर लगभग 65 से 70 दिन तक कोई भी ऐसी मेजर बीमारी बगीचों में नहीं आती कि फंगस नहीं आती जो आपको डैमेज करे। लोग क्या करते हैं वहां पे स्प्रे मगर अब हल्की और भारी नहीं होगी स्प्रे। एक्चुअल में मोड ऑफ एक्शन होता है सिस्टेमिक। स्प्रे पड़ी, अंदर सिस्टम में गई और अंदर जो फंगस है उसको किल करेगी। कांटेक्ट फंगेसाइड का ऊपर लेयर बनाएगी, बाहर से फंगस आएगी उसके ऊपर बैठेगी, वो अंदर भी नहीं जाने देगी। बस दवाई का इतना काम है। हर दवाई के ऊपर कांटेक्ट और सिस्टमिक रखा है। तो मारना क्या है आपने? तो जो शुरू में बीमारी आती है वो सिर्फ पाउडरी मिल्ड्यू की आती है। ओके जी। उसको उसको कंट्रोल करने के लिए लोग स्प्रेज करते हैं, चाहे आप थायोफिनेट मिथाइल करते हैं, चाहे माइक्लोबुटालिन कई लोग करते हैं, डेफनोकोनाजोल करते हैं, और अलग भी अलग बहुत तरह सारी के। चीजें करते हैं। तो वो स्टार्टिंग की स्प्रे होती है हमारी। होता है क्या जी, वो भी तब देखना पड़ता है कि पाउडरी मिल्ड्यू भी कितना है। एक्चुअल में हमारा ना जी सिस्टम खराब है, मतलब जानकारियों का अभाव है। पाउडरी मिल्ड्यू बगीचों में मुझे नहीं लगता कि 100 टहनियों में भी होगी लगी, छोटी टहनी में लगती, नहीं कोम्पल पे लगती। हाँ जी। सबसे अच्छा तरीका है कि कैंची लो, काटो, जला दो या दबा दो मिट्टी के अंदर, खत्म। स्प्रे की जरूरत ही नहीं है। अगर लार्ज स्केल पे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर तब आपको स्प्रे की जरूरत है। और हम लोग ऐसे ही, तभी मैंने आपको बोला था हमारे यहाँ तुक्का फार्मिंग होती है। तुक्का लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो नहीं लगा। पर इस बार तो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, लीव्स में बहुत डॉट है। एक्चुअली मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। जब मैं हम गए खेत में, कहीं हम जा रहे थे घूमने, तो वहां पे पेड़ों में बहुत ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम है। तो मैं देख रही हूँ कि पेड़ों में जो पत्ता है वो रेड कलर की उसमें डॉट्स पड़े हुए हैं। मतलब यार ये कौन सा एक्चुअल में ना प्रॉब्लम है? जी ये अल्टरनेरिया है मैक्सिमम। अभी पीछे भी देखो प्रॉब्लम आई थी, किसी ने एंथ्रेक्नोज से जोड़ दिया, किसी ने दूसरी चीजों से जोड़ दिया। तो बेसिकली वो अल्टरनेरिया स्पॉट किया गया है नॉन यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो जो उसके स्पोर्स है वो जब उठते हैं तो पत्तों के ऊपर बैठेंगे। होता क्या है, फार्मर कहीं ना कहीं गलती करता है। गलती क्या करता है, टाइम से स्प्रे नहीं होती। दूसरा, कई बार जैसे रेनी सीजन है, हाँ जी। आजकल बारिश हो रही है, सुबह तो पत्ते गीले होते हैं, उसके बाद लोग क्या सोचते हैं कि पत्ते सूख गए, ऐसे देखते हैं पत्तों को कि सूख गए हम स्प्रे करें, जबकि उसके ऊपर हल्की सी ना मॉइस्चर रहता है। लेयर, हाँ, तो जब आपने स्प्रे परे करी तो वहां डाइल्यूशन जब उस पानी के साथ हुआ तो उसका तो असर ही कम हो गया। दूसरा, मिक्सिंग को लेके लोगों को ये पता नहीं है कि एक्चुअल में डोज कितना है दवाई का। 20 ml को 50 डाल देंगे, 50 को 10 डाल देंगे, सिस्टम नहीं है पता। एक्चुअल में जो इंडस्ट्री को चलाते हैं वो शॉपकीपर्स होते हैं। हाँ जी। जहां से वो खरीदते हैं। राइट। दूसरा होता है दवाई वाला। अब दवाई वाला अगर मैं हूं, अगर मेरी 1000 लीटर दवाई बिकनी है, मैं क्या कर दूंगा, मेरे को टारगेट दिया कि 5000 लीटर दवाई बेचनी है। अब कस्टमर तो उससे बराबर है, अब बेचना भी उन्हीं को है, तो क्या करूंगा मैं, डोज बढ़ा दूंगा। डोज बढ़ा दूंगा तो लीटर ज्यादा बिक गया। राइट। तो उस चक्कर से क्या होता है कि रेजिस्टेंस बिल्ड होती है। मैक्सिमम बगीचों में क्या हो गया, रेजिस्टेंस बिल्ड हो चुकी है उस फंगस को लेके, उस कीड़े को लेके। अब दवाई असर नहीं करती है। लोग बोलते हैं, सुने होंगे आपने, दवाई असर नहीं करती। दवाई कैसे असर करेगी? आपने या तो वो डोज ठीक नहीं मिलाया या तो उसको बढ़ा के कर दिया। तो वो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं मॉलिक्यूल को। मान लो आपने एक मॉलिक्यूल अभी डाला, मान लो थायोफिनेट मिथाइल डाला, तो आपको उसको दूसरी बार रिपीट नहीं करना। लोग क्या करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, उससे रेजिस्टेंस बिल्ड होती है। तो इसीलिए ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसलिए भी आपने वो डॉट्स देखे। और भी बहुत सारे रीजन रहते हैं। सबसे बड़ा रहता है वाटर पीएच को लेके। जो पानी का पीएच है वो हमेशा डाउन चाहिए, लगभग 5 के आसपास चाहिए। और अगर आप एक साफ पानी ले रहे हैं अपने नलके से या चश्मे से,
तो उसका लगभग 7 के आसपास पीएच होता है। ओके। इतना रोल रहता है पीएच का कि मान लो एक दवाई आप स्प्रे करते हैं, हाँ जी। अगर आप उसको 7 पीएच पे डालेंगे हम्म। तो वो दवाई 5 दिन काम करेगी। हम्म। अगर वही पीएच आपके लगभग 5 के आसपास होगा तो वही दवाई आपको 20 दिन का बैकअप देगी। अच्छा। और मैक्सिमम क्या होता है हमारे यहाँ ना, स्टोर वाटर होता है हाँ, ये किसी मैं सवाल आपसे पूछने वाली ड्रम थी में, कि स्टोरी रखते हैं लोग टंकी में। 10-12 दिन भर नहीं, के। वो सच्ची मजबूरी है ना, पानी नहीं है ना, वो सही इरिगेशन होता है वैसे पेड़ों के लिए? नहीं। सही तो पानी तो होता है ना सही, मगर जब आप स्प्रे के लिए करते हैं ना, जब आप स्टोर करते हैं वाटर, तो उसका पीएच रेज हो जाता है। ओके। जैसे पीएच रेज होगा तो दवाई की जो क्षमता है वो कम हो जाती कम है। हो जाती है। बस एक ही साइड इफेक्ट है उसका ना जी। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी इजाद है भी नहीं कि वाटर का पीएच डाउन हो। हाँ, एक मतलब वैसे तो सही यही है कि आप फ्रेश वाटर हो स्प्रे के लिए। हाँ, फ्रेश वाटर फिर सही है। वैसे अभी हमने बोर्ड में भी ये बात उठाते हैं कि जो अगली रिसर्च है उसमें क्या क्या, उसमें हमने ये भी डाला है अच्छा। कि वाटर पीएच को हमारे को हम बोलते हैं कि एक किसान क्या चाहता है यूनिवर्सिटी से, कि इतना सा कोई एक पाउच मिले 10-20 रुपए का, 50 रुपए का, उसको वो पानी के अंदर डाले और वाटर पीएच स्टेबल हो जाए 5 के आसपास, जितना आपको चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी लाओ ना। जी बिल्कुल। आज आप अगर 10 स्प्रे कर रहे हैं, जब आपकी पीएच मेंटेन आपका पानी का 50 रुपए में होगा तो आपकी स्प्रे तो 4 पे आ जानी, स्प्रे घट जाएगी ना जी। और दूसरी बड़ी बात है कि लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जो यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है, लगभग 20 दिन से पहले कोई स्प्रे होनी नहीं चाहिए वैसे। अगर बहुत प्रॉब्लम आए तभी यूनिवर्सिटी तभी बोलती है कि जल्दी जल्दी करो, 10 दिन में या 12 दिन में, कि या स्कैब आ गई या ये आपका अल्टरनेरिया ज्यादा अटैक कर गया। अदरवाइज 20 डे का बैकअप कम से कम होना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ी बात ये भी देखने को मिलती है कि एक साल सेब लगता है और दूसरी साल सेब नहीं लगता। मतलब ये लोग मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि इस साल अरे सेब है, तो वो निराश इसलिए होते हैं क्योंकि अगली साल नहीं होना भाई। उसमें ना जी मिस्टेक किसी की नहीं है, उसमें फार्मर की मिस्टेक है। फार्मर की मिस्टेक में इसलिए भी नहीं भी मानूंगा क्योंकि वो इलिटरेट है, उसको क्या पता है। एक्चुअली में आपको समझना पड़ेगा कि ये काम किसका था। ये सिस्टम का काम है, लोगों को जागृत करना, डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर का। यूनिवर्सिटी रिसर्च है, वो रिसर्च करेगी। यूनिवर्सिटी अपनी रिसर्च को डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर को देता है और डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर उसको जन जन तक पहुंचाता है। जो स्प्रे शेड्यूल है वो यूनिवर्सिटी से खरीदता है डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर, पैसे देके। हाँ जी। और उसको जनता तक डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर पहुंचाता है। तो लोगों को अवेयर करने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं रहे हैं या ये फेलियर रहा है। अब जो सेब लगने की बात है, सबसे बड़ा रीजन तो रहता है क्लाइमेट का जी। अब मुझे ये लगता नहीं कि क्लाइमेट का इतना भी है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम उससे भी लड़ लेंगे। दूसरी बड़ी बात है कि लोग सीखना भी नहीं चाहते। हाँ जी। अभी तक प्रूनिंग ट्रेनिंग सीख नहीं पाए ढंग से। अगर आपके सूरज की किरण अंदर तक नहीं पहुंचेगी तो बड डेवलपमेंट नहीं होगी। दूसरा न्यूट्रिशन। अब अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपने बगीचों में सिर्फ वो चीज डालता हूं जो पौधा मांगता है। पौधा बोलेगा मुझे नाइट्रोजन चाहिए तो मैं नाइट्रोजन डालता हूँ। पौधा बोलता मुझे पोटाश चाहिए तो मैं पोटाश डालता हूँ। जो उसको चाहिए मैं वो डालता हूँ। लगभग हर साल नहीं तो 2 साल में मैं सॉइल टेस्टिंग करता हूँ, लीफ टेस्टिंग करता हूँ, उसके आधार पे हमारा न्यूट्रिशन का। और एक लेक यहाँ भी करते हैं लोग नाइट्रोजन को लेके। अब नाइट्रोजन लगभग 3 तरह से हमारे पास है, यूरिया फॉर्म, नाइट्रेट फॉर्म और अमोनिकल फॉर्म। लोग यूरिया डाल रहे हैं। अब जब आप यूरिया फॉर्म में डालेंगे, पहले वो नाइट्रेट में जाएगा, फिर वो अमोनिया में लेगा, और पौधा जो लेगा नाइट्रोजन वो अमोनिया में लेगा। फिर उसके बाद आती है कि आप किस वक्त डाल रहे। कई बार जमीन गीली होती है, फार्मर उसमें नाइट्रोजन डाल देगा तो लीच हो जाएगा। और कई बार ऐसे सूखे में डालेगा, क्योंकि सिर्फ 22-23 दिन तक ही पौधा मिट्टी में डालेंगे तो ले लिया 15 दिन के बाद रिलीज होता है और 22-23 दिन तक लेता है वो। उसके बाद वो वॉश आउट हो जाता है। तो लोग क्या डाल रहे हैं वो लग भी रहा है। ऑलरेडी लोगों के वेजिटेशन होती है बगीचों में, बहुत लंबी लंबी ग्रोथ, लोग खुश होते हैं, फिर से नाइट्रोजन डाल रहे। अगर आप नाइट्रोजन नहीं छोड़ेंगे या बंद नहीं करेंगे या कम डालेंगे, तब जाके ग्रोथ रुकेगी और बीमा डेवलप होगा। और सबसे बड़ी बात जो आती है फसल ना लगने की, इस साल लगे अगले साल लगे, वो होता है ओवर क्रॉपिंग। फार्मर अवेयर नहीं है फ्रूट थिनिंग को लेके।
हम्म। इसका मैं एक एग्जांपल देता इससे पेड़ भी टूटते हैं। हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी। एक माँ है, हम्म। एक औरत है, हम्म। वो एक माँ है, वो एक बच्चा पैदा करती है। अगर एक औरत 5 बच्चे पैदा करेगी ना, हम्म। और हर साल पैदा करेगी, तो आप समझ सकते हो उसकी स्थिति क्या होगी। हम्म। ये पौधा भी तो एक माँ है। बिल्कुल। हम इस और लोग ये नहीं समझ पा रहे कि पौधा भी इंसान की तरह और एक माँ की तरह है। इसने हजारों बच्चे दिए सेब के रूप में। हम्म। जो हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं वो क्यों करते हैं, हम फ्रूट थिनिंग की बात क्यों करते हैं। एक्चुअल में जब स्टोरेज ज्यादा होती है ना, इस साल आपके सेब नहीं लगे तो सारी चीजें पौधे ने स्टोर कर दी, हम्म। अगले साल वो ब्लास्ट होगी, यूज होगी, तो नेचुरल सी बात है फ्रूट ज्यादा लगेगा। हम्म। तो जब ज्यादा फ्रूट लगेगा, मैंने आपको जिब्रेलिक एसिड G3 की बात की थी, हाँ जी। तो G3 ज्यादा पैदा होगा ना अंदर, हम्म। वो बीमा नहीं बनाता है। वो जिब्रेलिक एसिड कारगर नहीं है बीमा बनाने के लिए। हम्म। तो होता क्या जी, आपको फ्रूट थिनिंग करनी चाहिए। जब आप फ्रूट थिनिंग करेंगे, एक बैलेंस क्रॉप रखेंगे, हम्म। उसके बाद क्या होगा कि सेब के साथ साथ बीमा भी डेवलप होगा अगली साल का। हम्म। दूसरा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, सेब तोड़ने के बाद की जो मेहनत है, वो उसको फिर से मैं आपको वही माँ से कंपेयर करूंगा कि जब प्रेग्नेंट होती है एक औरत, साग सब्जी बस यही ज्यादा लोगों का ज्यादा रुझान है। जब वो बच्चा पैदा कर देती है ना, आप देखते होगे लाइनें लग जाती है, कोई घी का डब्बा लेके आ रहा है, कोई काजू लेके आ रहा है, कोई बादाम लेके। क्यों? क्योंकि एक माँ की जो एनर्जी खत्म हुई है ना एक बच्चे पैदा करने में, उसको रिस्टोर करने के लिए, राइट। इसलिए जाते नहीं जी हम हाँ जी, पूछने। हाँ जी, हाँ जी। हमारे पहाड़ में तो ये कल्चर है। हाँ, बिल्कुल। तो सेम उस पौधे के लिए, कि जैसे आपने वो पौधे ने न्यूट्रिशन ली, पौधे का काम होता है अपना साइज नहीं बनाना, होता है सीड, बीज बनाना, हाँ जी। ताकि उसकी अगली जनरेशन चले। हम्म। तो आप अगर इतना छोटा सेब होगा ना और एक इतना बड़ा होगा, आप उसको काट के देखिए कि बीज का साइज लगभग बराबर होता है। वो क्यों इवन होता कई बार ज्यादा होता है छोटे है? वालों में। वो इसलिए होता है कि उसका काम है बीज बनाना, हाँ क्योंकि जी। उसको अपनी जनरेशन चलानी है, प्रकृति का नियम है ये। तो जो आपने जब सेब कम कर दिया भार, तो उसका बर्डन कम कर दिया, तो उसने अच्छे फ्रूट दिए। और रेगुलर क्रॉप के लिए बहुत जरूरी होता है कि एक बैलेंस न्यूट्रिशन। पोस्ट हार्वेस्ट में आप क्या क्या डालते हैं, जो एनर्जी कंज्यूम हुई है ना उसकी, हाँ जी। तो उसको रिस्टोर करने के लिए हम स्प्रेज और खाद डालते हैं, किसी भी रूप में, चाहे ऑर्गेनिक डालो चाहे तो Right. पौधा अपने पास स्टोर करता है अगली साल के लिए। लगभग 30 से 35 दिन तक जब पौधा चलता है अगली साल, वो वही खाद और न्यूट्रिशन इस्तेमाल करता है जो आपने पोस्ट हार्वेस्ट में डाली होगी। जब आपने प्लग कर दिया फ्रूट, हाँ जी। उसके बाद वो क्या करेगा, उसका न्यूट्रिशन का वो स्टोर करेगा, खाद जड़ों में करेगी, ऊपर वो बड में करेगी। बड में तो करेगा। अगर आपको रेगुलर क्रॉप लेनी है, तो प्रूनिंग, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण फ्रूट थिनिंग, तब जाके आप रेगुलर क्रॉप ले सकते हैं। बाकी कोई ऐसा रीजन नहीं है कि सेब नहीं लगते। और मेरा तो अपना ये मानना है कि सेब फूल आए सेब ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी मिस्टेक है। आज भी लोग ये नहीं समझ पाए पॉलिनेशन का रोल। हैरानी की बात है ना। हाँ जी। 110 साल बहुत होते हैं मैडम बिल्कुल। लाइफ के। हाँ जी। आपने जनरेशन वाइज जनरेशन, इतनी जनरेशन, 4-5 जनरेशन आपने सेब की खेती की, आपको यही पता नहीं सेब लगता कैसे। पॉलिनेशन से लगता है। अब अगर हम सेब की बात करें, अभी भी लोग क्या बोलते हैं कि मैंने ना जी पॉलिनेटर लगाने हैं। पॉलिनेटर क्या होता है, लोगों को यही पता नहीं पॉलिनेटर क्या होता है। पॉलिनेटर होता है तितलियां, मधुमक्खियां, ये होते हैं पॉलिनाइजर्स। और पॉलिनेशन क्या होता है, जो लाल सेब है हमारा रेड डिलीशियस, हाँ जी। इसको क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है। ये सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं है। जो ये गाला है वो भी सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं है। लोग बोलते हैं गाला, वो भी क्रॉस पॉलन है। बिल्कुल। जैसे ग्रैनी स्मिथ वगैरह है, गोल्डन वगैरह है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी है, इसमें इसको पॉलिनेशन की की जरूरत नहीं पड़ती। एक फूल है, उस फूल में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। होना तो ऐसा चाहिए था कि मेल पार्ट के जो एंथर्स में ऊपर केसर होता है वो नीचे गिरे, वहां पर मीटिंग हो और सीड जर्मिनेशन हो। हाँ जी। यही होना चाहिए था। फूल की जो संरचना है, एक फूल होता है, उसमें ऊपर एंथर्स होते हैं, बीच में एक पाइप होती है, अंदर ओवरी बोलते हैं जहां सीड जर्मिनेशन होती है। हाँ जी। तो वो स्टिग्मा लाइन होती है जो होती है, वो एक्चुअल में थोड़ी सी टेढ़ी होती है स्टार्टिंग में। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, नाइट्रोजन और बोरोन की स्प्रे करते हैं पिंक बर्ड पे, हाँ जी। वो हाँ जी। उसको सीधा करने के लिए करते हैं।
और जो बोरॉन होता है वो एक ट्यूब सी छोड़ता है, जो ऊपर से आपका जो केसर के वो आएंगे मेल पार्ट फीमेल पार्ट, तो वहां पर जब मेटिंग होगी तब सीड जर्मिनेशन होगी। हम्म तो उस केस में क्या होता है कि जो आप न्यूट्रिशन डालते हो महती महत्वपूर्ण होता है, लोग डालते नहीं है, हम्म तो इसीलिए सेब भी नहीं लगते हैं। हम्म तो क्रॉस पॉलिनेशन की जब बात हो रही है तो हमारे को पॉलिनेशन लगाना पड़ेगा, लोग उसी आज भी नहीं लगा रहे। वो मतलब फसल के लिए बड़ा ज़रूरी बहुत ही है। तभी जी, लगेगा ना जी। बिल्कुल। तो उसके बाद हनी बीज नहीं लगाते, हम्म लोगों की अभी भी ये है कि अरे पड़ोसी ने लगा दिया मेरे को क्या जरूरत है। ऐसा नहीं होता है, हाँ जी। जरूरी नहीं आप 10 बक्से लगाओ, एक एक दो दो सब लगाओ। हम्म आपको ये भी पता है कि जो मधुमक्खियां हैं, अगर मधुमक्खियां मर गई तो ये धरती खत्म हो जाएगी, हम्म क्योंकि जो पॉलन का काम है मधुमक्खी ही यही करती है। करती है। ये तो पूरे साइंस ने और दुनिया ने प्रूव कर दिया। हम्म तो मधुमक्खी है तो हम वहाँ पर इंसेक्टिसाइड करके उसको भी मार देते हैं। तो हमारे को ये समझना पड़ेगा कि पॉलिनेशन लगाना है, मधुमक्खी पॉलिनेटर्स को हमने कैसे बचाना है, सरवाइव करना है, तभी जाके काम होगा ना। बिल्कुल। ये बड़े रीजन है। राइट। अच्छा, एक आपका बड़ा ये रहता है कि आप सोशल मीडिया पे तो एक्टिव रहते ही है, साथ ही थोड़ा सा कंट्रोवर्सी से भी घिरे रहते हैं। तो जो तो मेरा सोशल मीडिया हैंडल है जी, हाँ जी। वो तो एक आपको पता है कि सोशल मीडिया क्यों है, क्यों बनाया जाता है, आपने आपको एक्सप्रेस करने के लिए बिल्कुल। कि मैं क्या सोचता हूँ, सोचती हूँ, करता हूँ, करती हूँ, इसलिए करते हैं। बिल्कुल। तो आप समाज को भी बताना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल। अब मेरे केस में क्या है जी, मेरा ज़्यादा ये नहीं है कि भाई मैं कौन हूँ, शुरू में ज़रूर था। अब मेरा मकसद है लोगों को जानकारियाँ देना। और आपने एक बात करी कि कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी क्यों? एक, आज आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि आज़ाद जब हमारा भारत हुआ ना जी, तो बहुत सारे देश हमारे साथ भी आज़ाद हुए, तो आज़ाद बहुत सारे देश भी हुए। आज वो देश कहाँ पहुंच गए? एक्चुअल में हमारे देश के अंदर ना जी लेग पुलर्स हमेशा ही रहे। अब उसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर आप एक राष्ट्र का निर्माण करने की बात करेंगे तो लेग पुलर बहुत ही घातक रहते हैं देश के साथ। अगर आप अपने पर्सनल उसमें, तो लेग पुलर्स की वजह से आप डिमोटिवेट भी होते हैं और एक एनर्जी भी आती है कुछ अच्छा करने की। Right. अब मैं इस एनर्जी को पॉजिटिव वे में लेता हूँ। दूसरा, मैं क्वेश्चन बहुत पूछता हूँ। कभी मैं सरकार से पूछ लूंगा तो सरकार खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश में एक चीज राजनीति का बना है, पैर दबाओ, नमस्ते करो, जी हजूरी करो, चापलूसी करो तो आप सबसे अच्छे इंसान हैं। और अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि जो परे होता है ना, वो मुझे तो ये लगता है कि सबसे डफर आदमी होता है, इसलिए अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको हजम नहीं होता, तो इसीलिए वो मेरे खिलाफ हो जाते हैं। दवाई बेचने वाला मेरे खिलाफ है, कलम बेचने वाला मेरे खिलाफ है, पौधा बेचने वाला मेरे खिलाफ है। वो क्यों है? क्योंकि जी कहीं ना कहीं इनका कारोबार मेरी वजह से हिट हो रहा है। मेरी वजह से क्यों हिट हो रहा है? क्योंकि हम जो जानकारी पैसों की दी जाती है उसको हम फ्री में देते हैं। जो काम डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर का था वो काम मैं कर रहा हूँ, और आज से नहीं 17 साल से कर रहा हूँ, 18 साल हो गई मुझे। हाँ जी। जो कल में लोगों को डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी को बांटनी चाहिए थी वो हमारे को बांटनी पड़ रही है। क्यों? तो इसलिए हम हमारे फेवर का कौन होगा? और सबसे बड़ी बात है जी कि जो जेलसी फैक्टर है वो सिर्फ मेरे लिए थोड़ी नहीं है, वो तो आपके लिए भी है। हर उस समाज और उस तबके के लिए जो थोड़ी सी तरक्की करेगा उसके खिलाफ हो जाएगी। हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर ये तरक्की कर रहा है तो मैं इससे और आगे जाऊं। आज अगर 38 साल की उम्र में डिम्पल पांचटा नौणी के बोर्ड में गया है, क्या ये समाज ये नहीं सोच सकता कि हम भी वहां जाए, या ये देखे कि कैसे गया, क्यों गया? अब मेरा घर तो नहीं चल रहा था वहां से, अगर हम वहां गए तो हमने तो लोगों के लिए काम किया होगा, अपने हित के लिए थोड़ी नहीं गए। राइट। अगर अपना हित देखते तो 1 करोड़ की कल में फ्री में थोड़ी नहीं बांटते। अगर मैं 17 साल से या 15 साल से 10 साल से भी कल में बांट रहा हूं, मान लो 10 ही साल से बांट रहा हूं ज्यादातर, तो अगर 1-1 करोड़ की बांटो तो 10 करोड़ तो मैंने बांट दी। अगर पैसा ही कमाना होता तो अपनी गाड़ी लेके पूरे भारत में भ्रमण करता।
मेरी गाड़ी 25,000 से 30,000 किलोमीटर सिर्फ लोगों के लिए चलती है, क्या आपको ये बात पता है? मगर वो उनको हजम नहीं हो रहा। इतनी जेलसी के बाद भी मोटिवेशन कहाँ से आती है फिर? मैंने आपको पहले बताया ना जी, छोटा सा परिवार है, महत्वाकांक्षी में हूं नहीं, और जो मुझे मिला है वो मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी औकात से भी ज्यादा दिया। जिसके पास यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं, जिसकी परिस्थिति ऐसी थी कि शायद खत्म भी हो सकता था, वो आज अगर उठ के, इसका मैं उदाहरण दूंगा आपको एक। आज से पहले आपने देखा होगा कि अखबारों में, होर्डिंग्स में आपने देखा होगा, एक किसान होता था, नीचे फटी चप्पल होती थी या नंगे पैर होता था, हाथों में क्रैक्स होते थे, नीचे धोती होती थी, ये टी शर्ट्स फटी होती थी, और वो आसमान की तरफ ऐसे करके, ऐसे पिक्चर आपने हाँ जी, बहुत हाँ देखे। जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या किसान वैसा ही हो सकता है? किसान ऐसा नहीं हो सकता। राइट। आज किसान ऐसा भी तो है, बिल्कुल। और मेजॉरिटी में ऐसा है किसान। आज हमें वो छवि बदलनी पड़ेगी, वो वाले किसान की होना जब का होना। आज का किसान ऐसा भी तो किसान ही कर सकता है। राइट। अब मोटिवेशन की बात आती है कि जी अगर मैं ये देखूं कि कितने का भला हो रहा है, आप हैरान होने, मेरे पास 260 के करीब व्हाट्सएप ग्रुप्स है। अगर हिमाचल के अंदर कोई इतने ग्रुप में होगा तो मान जाऊंगा मैं, होगा कोई? 260 तो यहाँ 4 ग्रुप नहीं झेले जाते हैं सुबह से शाम तक, टिंग 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 टिंग। 260 सोशल में, दूसरे प्लेटफॉर्म, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, हाँ जी। और कितने मैसेजेस आते होंगे? लगभग 150 से 200 फोन कॉल्स आते हैं मुझे। ठीक है, मैं सबके नहीं उठा पाता हूँ, हाँ जी। मेरी भी अपनी लिमिटेशंस है, राइट। मगर इसीलिए मैंने लाइव शुरू किया। लाइव शुरू किया तो मैं सिर्फ क्या बोलता हूँ कि आज मेरी लाइव होती है कि जी आज मैंने ये दवाई लाई है, मैं ये डाल रहा हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि आपको भी यही डालनी है। उसमें क्या हो रहा है दिक्कत, उसके ऊपर जो ट्रेड नेम है ना, हाँ जी। ABCD, वो प्रमोट हो रहा है। अब इसमें मेरी क्या गलती? मेरी कोई गलती नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आज मैं दिल से दिल तक आपके साथ बैठा हूं, अगर मेरी वजह से मान लो ये प्रमोट होता है, तो क्या गलत है इसमें? गलती तो कहीं नहीं है। प्रमोशन, अगर प्रमोशन नहीं होगी किसी चीज की तो लोगों तक कैसे पहुंचेगी? कैसे पहुंचेगी टेक्नोलॉजी? राइट। जानकारियां कैसे अब आप उसको जोड़ सकते हैं कि कंपनी के प्रमोशन से भी मेरा नाम बहुत बार जोड़ते हैं लोग। मैं उन लोगों के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ जी। जो आदमी करोड़ों की कलमें फ्री में बांटता है, लाखों का तेल, और सबसे जरूरी अपना समय, जो समय मेरा परिवार का है, हाँ जी। उसको मैं डिवोट कर रहा हूं सोशल कॉज के लिए, लोगों के लिए, उसकी कोई कीमत है? अगर पैसा ही कमाना होता तो वहां से नहीं कमाता। किसी को प्रमोट करने की जरूरत है हमें? बिल्कुल। नेचुरल सी बात है, प्रमोशन होगी। अब ये भी कोई बोलेगा कि मैंने ये टी शर्ट पहनी है किसी ब्रांड की तो ये प्रमोट हो गया। एक एक्ट्रेस फेयर एंड लवली की प्रमोशन कर रही है कि इससे गोरे होते हैं, तो हम तो रोज लगाते हैं, हम तो आज तक गोरे नहीं हुए, हम तो और काले हो रहे। हाँ जी। सोचने की बात है ना, हमारा समाज क्या सोचता है, और वो स्क्रीन मानसिकता के ग्रसित वो लोग हैं। और एक और चीज बताऊंगा मैं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग, उसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल पता कौन है? जिनको घर में पूछा ही नहीं जाता, ना उनका कंट्रीब्यूशन बगीचों के लिए। और मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं, 99% वो लोग होंगे जो आज भी पिताजी से पैसे मांग के खर्चा, पॉकेट मनी मांगते होने, उम्र चाहे उनकी 40 साल होगी। ये वो लोग हैं। दूसरा, डिप्रेशन, जेलसी कहां निकालेंगे? सोशल मीडिया पे। आज आपकी बुराई कर दी, कल मेरी कर दी, परसों किसी की कर दी। अगर तो मैंने किसी से लिया है, वो बोलेगा कि आपने मुझसे लिया वापस नहीं किया, तब तो आप बोल सकते हैं। अरे जब मैं आपको जानता नहीं हूं, आपसे मैंने कुछ लिया नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते कि
ये खराब है, ये गलत है। और मुझे तो ये हैरानी भी होती है कई बार कि एक समाज की डेवलपमेंट के लिए आज बात मेरी नहीं है, आज मैं हूँ। अब नई बात है कि जो नया बच्चा आएगा ना जी, वो नया सीख के आएगा और हमारे से भी आगे जाएगा। बिल्कुल। और एक दौर था अम, सुनील गावस्कर का, हाँ जी। फिर कपिल देव आया, हम्म। फिर सचिन आया। तो क्या सचिन खत्म हो गया, कपिल देव खत्म हो गया, फिर धोनी आया, फिर कोहली आया। आज आप देखेंगे आज भी कोहली जी को बाहर निकालने की ओर के से नहीं आता अब खेलना। तो ठीक है, खेलना नहीं आता है, अब उम्र भी हो गई, अब नए बच्चे आएंगे बिल्कुल। तो हम वो पिछला थोड़ी नहीं भूलेंगे। हम्म। जिनका कंट्रीब्यूशन रहा इंडस्ट्री में, सबकी रिस्पेक्ट करो आप। बिल्कुल। और हो सकता है कि कल हमारे से आगे आपका ही बच्चा जो मेरे क्रिटिसिज्म करे, आपका अपना बेटा बेटी हो गए वहां पे, तब लोग उनको बोलेंगे। आप कभी वो नहीं सोचते? बुराई करने का पैरामीटर तो है ना जी कुछ। हाँ जी। अपने जीवन में आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लगभग 100 से लेकर 200 तक कैंप कर किए हैं मैंने एक साल में। अब थोड़े कम कर दिए, अब 10 20 30 40 50 तक भी करता हूँ। हाँ जी। मुझे जो ऑफर आते थे कैंप के, 50,000 से लेकर 1 लाख के ऑफर आते थे अच्छा। कैंप करने के। कैंप में आओ, कैंप करो। अगर मैं 50 कैंप भी करता हूं ना, तो 50 लाख तो मैंने ऐसे ही कमा दिए। बाकी करना क्यों? हाँ जी। सेब क्यों ग्रो करना? मैंने क्या करना पौधा वही काम कर लेता हूँ। कैंप ही पे रोज मैसेज आ रहे, भाई जी यहाँ आओ, वहां आओ, कैंप कर लो। तो उसी में नहीं। और लोग ये भूल रहे हैं अपने जीवन का रिस्क। सुबह उठ के गाड़ी चलानी है, कहीं हादसा हो गया, सफर कौन करेगा? मेरा परिवार। आपको और समाज को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सफर करें, मेरा परिवार सफर करेगा ना जी। तो मेरी गलती की सजा मेरी बेटी, मेरी वाइफ, मेरा परिवार क्यों भुगते? लोग नहीं समझते। और मुझे ये भी लगता है कि बहुत ऐसे लोग हुए जिनका क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म से आदमी ने निखरता भी है। और मैं ये देख रहा हूँ जितना लोग मेरे पीछे पड़े हैं, जब मेरी बोर्ड में सिलेक्शन हुई तब से लोग मेरे खिलाफ 2 साल तक मुझे हटाने के लिए दिन रात जोर लगा दिया। हटा पाए? नहीं हटा पाए। नहीं। मेरे इष्ट देवता, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरे चाहने वालों का विश्वास, जिन्होंने मुझे हटने नहीं दिया। हम चाहते भी आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते भी रहे। जी, तो यही था हमारा सर पॉडकास्ट। कैसा लगा आपको? मैं आपका और आपकी पूरी टीम का थैंक्स भी करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपका पॉडकास्ट शूट जो देखा, आई थिंक चेतन ब्राक्टा जी। हाँ जी, हाँ जी, पहला उनका ही था। हाँ, पहला उनका देखा, फिर उसके बाद और लोगों के भी देखे। हाँ जी। एक सिंगर भी आए थे हमारे, क्या नाम था उनका, कोटखाई के जस्टा जी। हाँ जी, हाँ जी। जस्टा जी, उनका भी देखा। तो मुझे ये लगता है कि एक अपनी फीलिंग को बताने का, समाज को दिखाने का, आप क्या सोचते हैं, अगर आप आज सक्सेसफुल है तो आपका हिस्ट्री कैसी रही, ये एक्चुअल में वो सोशल मीडिया है जो लोगों तक पहुंचाता है। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू और आपके लिए मैं गुड विशेस ही दे सकता हूँ। हाँ जी। और मुझे बात करके, आप जब इस समाज में रहते हैं ना जी, तो आपके ऊपर एक बर्डन होता है। जब इन बातों को आप बोलते हैं ना, तो रिलीज होता है सारा चीज़ें। राइट। तो मैं आपका फिर से धन्यवाद भी करूँगा कि थैंक यू आपने मुझे सर। अपने स्टूडियो में बुलाया, हाँ जी। और आपसे जुड़े रहेंगे, और बिल्कुल। लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि ये समाज मेरा नहीं, आपका नहीं, हम सबका है। ये इंडस्ट्री, क्योंकि मेरी पहचान सेब है, सेब की इज्जत करना सीखे, सेब से जुड़े लोगों की इज्जत करना सीखे, तो तभी शायद हमारे को एक अच्छा भविष्य मिलेगा। क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन इतना है, बिल्कुल। हम कैसे कंपटीट करेंगे? हाँ जी। WTO आने वाला है, फ्री ट्रेड की ओर देश जा रहा है, हम भी कब तक छूते रहेंगे? तो हमें मिल के काम करना पड़ेगा। अगर हम मिल के नहीं काम करेंगे तो ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। और ये जो सेब का टॉपिक है, ये इतना बड़ा है, इसमें जितनी बात करो उतनी कम ये है। कभी ख़त्म नहीं होगा। कभी खत्म नहीं होगा। अब मेरे इतने जीवन की सारी प्रैक्टिस है, तो बिल्कुल कैसे हम 1 घंटे में 2 घंटे में बोलेंगे? खत्म कर दे। राइट। तो थैंक यू सो मच सर, आप पॉडकास्ट में। थैंक यू। थैंक यू सो मच।